हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं हूं अभिषेक गौरव और हम लोग नेक्स्ट जो पहले प्रीवियस वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ और उसका लिमिटेशन क्या है, इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अब इस वीडियो में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ मतलब अगर हमारे पास कोई दो चार्ज दिया हो और उन दोनों चार्ज का पोजीशन वेक्टर भी दिया गया हो, तो उस केस में जो फोर्स वेक्टर होगा, मतलब डायरेक्शन के साथ जो भी फोर्स उसमें आ रहा होगा, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। अब हमारे पास एक प्लस Q1 चार्ज यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं और एक दूसरा चार्ज प्लस Q2 है। अब कुछ यहाँ पे ओरिजिन अज्यूम करते हैं, ये हो गया अपना ओरिजिन। और इस ओरिजिन से ये जो प्लस Q1 चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर कुछ R1 दिया गया है हमारे पास, और ये जो Q2 चार्ज है इस Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है, R2 वेक्टर। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा क्या। तो चूंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, यानी इस केस में रिपल्सिव फोर्स होने वाला है। तो ये जो Q2 है एक इस Q1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इस लाइन के अलॉन्ग ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। यानी अगर हम इसको इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनाएं तो ये जो इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इसी डायरेक्शन में Q2 इस Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा। तो अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसका सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे आएगा। तो अगर इसका मतलब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस अभी कुछ R अज्यूम कर लें, या फिर ये R वेक्टर इसको अज्यूम कर लेते हैं। ये जो वेक्टर है इस Q2 पॉइंट से Q1 पॉइंट की ओर जो वेक्टर जा रहा है उसको हम लोग अभी R अज्यूम करते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा क्या, एफ नेट का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो वो होगा K Q1 Q2 ओवर ये जो इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड R² के बराबर होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ R को हम लोग R से अभी डिनोट करते हैं, तो ये R² के बराबर होने वाला है। लेकिन अब इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो अगर फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करें तो फोर्स वेक्टर होगा क्या, इसका जो फोर्स इस मतलब पॉइंट चार्ज पे जो लग रहा है इनटू इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इस R का, क्योंकि इसके अलॉन्ग ही है, इसी डायरेक्शन में है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर उस डायरेक्शन में अगर हमें डिनोट करना है तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आई कैप और जे कैप में होता है। जैसा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है उसका यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो अगर हम एक्स में समथिंग 5 मीटर चलते हैं तो इस केस में लिखते हैं 5 आई कैप, और अगर एक्स में जाके फिर वाई में 4 मीटर ऊपर की तरफ गए हैं तो +4 जे कैप भी लिखते हैं। मतलब इसी तरह तो डिनोट करते हैं। इसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में अगर 5 गए तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में गए तो वाई डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, और दोनों को ऐड कर दें तो नेट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो नेट फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 ओवर R², ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू इस R कैप का जो यूनिट R का जो यूनिट वेक्टर होगा इंटू R कैप, ये हो गया अपना नेट फोर्स का डायरेक्शन। क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो नेट फोर्स इसमें लग रहा है इस Q1 चार्ज पे, तो इसको यहाँ पे सुविधा के लिए फोर्स ऑन 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पे। ये ज़्यादा मतलब सही होगा अभी के लिए, क्योंकि फोर्स अगर लिखे तो इससे पता नहीं चल पा रहा है, तो पता चलने के लिए यहाँ से फोर्स ऑन 1/2 लिख लेते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस R कैप का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो R कैप होता क्या है, किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो उसके मॉड से उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर A वेक्टर हमारे पास है तो A कैप अगर हमें कैलकुलेट करना है तो A कैप हो जाता है A वेक्टर ओवर मॉड ऑफ A वेक्टर, ये हो गया अपना यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इस केस में भी देखें तो इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, फोर्स ऑन 1/2 का वेक्टर फॉर्म है, यानी वेक्टर फॉर्म में जो इसका होगा वैल्यू वो होगा K Q1 Q2 ओवर R² इंटू
आर वेक्टर ओवर आर, चूँकि इसका मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर ही है, तो यहाँ से नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो आ गया वो अपना आ गया के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब हमारे पास मसला है इस आर वेक्टर को कैलकुलेट करना है, मतलब इस आर वेक्टर को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स का वेक्टर पता, वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है Q1 पे Q2 के कारण जो भी फोर्स है वो हमें पता चल जाएगा इस केस में। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे इस आर वेक्टर को। तो अब अगर इसका हम डायग्राम बना के देखें तो यहाँ से ये जो वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, तो इसको अगर ओरिजिन अज्यूम करते हैं, ये वेक्टर अपना हो गया R2 वेक्टर, ये वेक्टर अपना R1 वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ का कुछ R1 वेक्टर हो गया, और ये जो वेक्टर है यहाँ से इस पॉइंट Q2 से, मतलब Q2 जहाँ पे जिस पॉइंट पे मौजूद है उस पॉइंट से Q1 जिस पॉइंट पे मौजूद है उस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर है वो अपना R वेक्टर है। अब यही R वेक्टर तो हमें कैलकुलेट करना है, तो अब R वेक्टर होगा क्या, तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे जो दो हेड और दो टेल के बीच में जो भी होगा वो अपना रिजल्टेंट होगा, यानी दो हेड और दो टेल के बीच में तो ये R1 वेक्टर ही है, तो यानी ये रिजल्टेंट होने वाला है अपना, यानी R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसका सम प्लस इसका सम, पैरेललोग्राम लॉ से अगर देखें तो R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, यानी यहाँ से R वेक्टर जो आ गया अपने पास, R वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ गया यहाँ पे। तो इस R वेक्टर का वैल्यू यहाँ से अगर देखें वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखें तो यहाँ पे हमारे पास R इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वेक्टर आ गया। अब इस R को यहाँ पे अगर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, इसको यहाँ पे यहाँ तक तो आप समझ ही गए हैं। तो अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर अगर देखें तो ये हो गया के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर की जगह पे अब यहाँ पे R1 माइनस R2 लिखेंगे, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया अपना नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में। तो अब यहाँ पे अगर रिलेटिव टर्म में अगर देखा जाए, मतलब अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर हमें लिखना हो तो इसको हम यही तो लिखते हैं, पोजीशन ऑफ 1 वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर। तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो हो गया वो डायरेक्ट ही यहाँ पे हो गया के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यही अपना नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ मतलब होगा क्या, इसको एक बार रब कर देता हूँ और इसको फिर से बताता हूँ। मतलब आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, जैसे हम हर बार एक्सप्लेन करके नहीं निकाल सकते हैं कि कैसे यहाँ पे क्या करें, तो आपको रटना ही है फाइनली अगर देखा जाए तो कि वो वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला होगा क्या। तो रटने से बेहतर है कि इसको किसी ट्रिक से याद किया जाए। तो याद करने का तरीका क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ Q1 चार्ज है और एक दूसरा Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो डायरेक्ट ही यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का वेक्टर जो होगा वो होगा के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, जो हो गया अपना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली अगर देखें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर कैलकुलेट करना हो तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आ रहा है वही यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट आएगा और यहाँ पे जो आ रहा है वही यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे इसको रिलेटिव पोजीशन को तो आप लिख ही सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगा पोजीशन ऑफ 1 वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर। सिमिलरली रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर देखें तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। तो ये हो गया अपना रिलेटिव पोजीशन दोनों का, और इनका वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब एक चीज़ और, मतलब इसको आगे एक बार देखते हैं
कि अगर इसका पोजीशन R1 जो है वो कुछ x1 y1 z1 दिया हो और इसका जो पोजीशन वेक्टर है समथिंग x2 y2 z2 दिया हो, तो उस केस में कैसे अप्लाई करेंगे? तो इस केस में जो हमारे पास अगर हमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कैलकुलेट करना हो तो इस केस में होगा क्या, k q1 q2 ओवर r क्यूब क्या होगा इस केस में, r क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे r अगर देखें मतलब जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वही तो r है, तो ये r है अपना x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना r। और इसका क्यूब अगर ले लेंगे फिर इसका रूट अंडर भी, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ये डिस्टेंस फार्मूला है, इसको आप मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला से ये हो गया का होल का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल का स्क्वायर का रूट ओवर इनटू, अब इसका क्यूब चूँकि r क्यूब है नीचे में तो इसका क्यूब इनटू, चूँकि 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 देख रहे हैं मतलब फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ पे r1 का पोजीशन वेक्टर माइनस r2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ, सॉरी वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसका फर्दर वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा, इसको अगर फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप, ये हो जाएगा अपना नेट फोर्स। उसी तरह से मतलब आपको करना क्या है, दोनों का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, पोजीशन वेक्टर मतलब रिलेटिव पोजीशन वेक्टर जो भी हो, और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में जैसे स्क्वायर आता था यहाँ पे क्यू आ जाएगा, बस यही एक इसमें मतलब चेंज आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको कुछ भी मतलब फीडबैक वगैरह देना हो या फिर अगर कुछ दिक्कत वगैरह आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स कहने का क्या मतलब हुआ, यानी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हो गया इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई दो फिक्स पॉइंट है A और B, तो अब अगर हम A से B पे मतलब A पोजीशन पे अभी मौजूद हैं हम लोग और B पोजीशन पे किसी पॉइंट चार्ज को लेकर जा रहे हैं किसी भी पाथ के थ्रू, चाहे तो पाथ ये हो या फिर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही चले जाएं या फिर पाथ कुछ इस तरह से हो जाए या फिर मतलब किसी भी पाथ के लॉन्ग आप यहाँ पे जाइए, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होगा इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में, वो जीरो नहीं मतलब किसी भी पाथ से जाएं वो हमेशा ही सेम होने वाला है। यानी ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, वर्क डन केवल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हमें जाना है तो किसी भी पाथ से जाएं वर्क डन सेम ही होगा। अगर एक चार्ज को मतलब इस पाथ से ले गए या इस पाथ से ले आए या फिर इस पाथ से ले आए या फिर इस वाले पाथ से ले आए, किसी भी पाथ से आप किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाइए, जो वर्क डन होगा वो हमेशा ही सेम होने वाला है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, यानी वर्क डन बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ या फिर शेप ऑफ पाथ। यानी किसी भी दो पोजीशन के बीच में जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज को ले जाने में वो इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आप किसी भी पाथ से ले जाओ। और इसका सेकंड है कि वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, यानी अगर किसी भी क्लोज्ड लूप में जो हम किसी चार्ज को अगर मूव करा रहे हैं
तो उस केस में वर्क डन हमेशा ही 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आप अभी इस पॉइंट पे हो और इस पॉइंट से फिर मूव करके आप इसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, किसी भी पाथ से आओ, इस पाथ से आओ या फिर इस पाथ से आओ या फिर किसी भी इस पाथ से आ जाओ या फिर मतलब किसी भी पाथ से आप आओ, किसी भी पाथ से आप आओगे, अगर जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी पॉइंट पे फिर से आ जा रहे हो, मतलब किसी चार्ज को यहाँ से मूव करा रहे हैं और इसी पॉइंट पे फिर से ले आ रहे हैं, तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो 0 होगा। यानी यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इसमें में भी सब टॉपिक या फिर फर्दर डिवीज़न आ गया कि वर्क डन बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ। पहला तो ये हो गया, और सेकंड हुआ कि मतलब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्क डन बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशन डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ, और सेकंड है कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो वर्क डन होगा हमेशा ही 0 होगा। तो यानी वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। तो ये हो गया इसका 2 पोर्शन। अब इसका सेकंड जो प्रॉपर्टी है यह एक सेंट्रल फोर्स है। प्रॉपर्टी सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अभी सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है वो समझते हैं। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब हुआ कि ये जो फोर्स होगा हमेशा ही कोई एक फिक्स पोजीशन हो गया, एक फिक्स पॉइंट होगा जिससे पास कर रहा होगा। अब वो होगा क्या देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्लस Q1 चार्ज मौजूद है और एक यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज है, प्लस या माइनस कुछ भी मतलब जो भी हो, लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है खास। तो अगर यहाँ पे Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज हो गया तो इस केस में होगा क्या कि ये जो Q1 चार्ज है वो इस Q2 चार्ज पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। अब ये जो फोर्स होगा वो इन दोनों को जब लाइन ज्वाइन करे तो इसी लाइन के अलॉन्ग ही तो फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब मान लेते हैं कि ये चार्ज यहाँ ना रह के यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या होता। तो इस केस में भी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं, जिस लाइन से ज्वाइन कराएं इसी लाइन के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में, ये अभी इस केस में भी प्लस Q2 है तो इसमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर हो जाता। तो ये जो फोर्स है अभी इस केस में भी देखें तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस केस में भी देखें तो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब चाहे आप इस पॉइंट चार्ज को, ये जो Q2 चार्ज है, इसको आप कहीं भी ले जाओ, मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये जो फोर्स है वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। अगर इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करे तो कहीं भी आप इसको Q2 को कहीं भी ले जाओ, आप यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे भी प्लस Q2 अगर रखते हैं तो यहाँ से जो इस पॉइंट को दोनों को जो ज्वाइन कराएंगे इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। तो मतलब ये जो फोर्स होगा इस पे Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा ही Q1, जहाँ जिस पॉइंट पे Q1 रखा हुआ है, जिस पॉइंट पे Q1 प्लेस्ड है उस पॉइंट से हमेशा ही पास करने वाला है। तो इसका सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो फोर्स है हमेशा ही किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया सेंट्रल फोर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, इससे हम लोग अब देख सकते हैं क्या कि अगर देखें इसको, ये जो हमारे पास एक प्लस Q1 चार्ज था और ये हमारे पास प्लस Q2 चार्ज था, अब इस पे फोर्स जो लग रहा था हमेशा ही इस डायरेक्शन में था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका फोर्स वेक्टर इधर था। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक बार टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क जो होता है वो होता है R क्रॉस F। अब चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो मॉड ऑफ टॉर्क अगर देखें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ R इंटू मॉड ऑफ F इंटू साइन थीटा। ये हो गया अपना नेट टॉर्क का वैल्यू। अब जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर। R वेक्टर मतलब वो जिस पॉइंट के अलॉन्ग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट का मतलब ये हो गया R वेक्टर। यानी जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अलॉन्ग अगर हम टॉर्क इसका कैलकुलेट करें तो इस पॉइंट, ये जो हो गया ये R वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट, ये इस पॉइंट पे नेट फोर्स कुछ अप्लाई किया जा रहा है तो इस केस में R वेक्टर ये हो गया।
और एफ वेक्टर है जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर अप्लाई किया जा रहा है, तो उस फोर्स का जो वेक्टर है वो एफ वेक्टर हो गया। और थीटा होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का जो भी एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा। तो अब अगर इस केस में देखें, अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो ये तो हमेशा ही इस पॉइंट से पास करने वाला है, ये जो फोर्स है अब इस पॉइंट से हमेशा ही पास करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है, चूँकि आर वेक्टर इन दोनों के बीच का ये हो गया, चूँकि इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इस पॉइंट के अलॉन्ग अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें इस फोर्स का, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो आर वेक्टर है वो ये हो गया। और फोर्स का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स भी आर वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। यानी हो क्या रहा है, जैसे आर वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है और फोर्स वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है, तो अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इस केस में थीटा 0 हो गया। अब अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस होते तो उस केस में होता क्या, यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज और यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज। तो अगर इस केस में देखें तो R1 वेक्टर, R वेक्टर तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, लेकिन F वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में हो गया, तो यानी F वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया और R वेक्टर का डायरेक्शन कुछ R वेक्टर ये हो गया। तो अब इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री के बराबर है, यानी इस केस में भी देखें तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और इस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री। तो दोनों ही केस में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 0 भी 0 ही होता है और साइन 180 भी 0 ही होता है। तो दोनों ही केस में साइन थीटा 0 होने वाला है, यानी नेट टॉर्क इस पॉइंट के अलॉन्ग, मतलब ये जो सेंट्रल फोर्स जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट के अलॉन्ग नेट टॉर्क जो होगा फोर्स का 0 होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 0 होगा। यानी इस पॉइंट के अलॉन्ग हम हमेशा ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं, जब नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अलॉन्ग अगर 0 हो जा रहा है तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होता है। तो इस केस में इस पॉइंट के अलॉन्ग ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, जिस पॉइंट से मतलब सेंट्रल फोर्स जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट के अलॉन्ग अगर देखें तो नेट टॉर्क 0 होने वाला है, नेट टॉर्क 0 होने वाला है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सिमिलरली आप लोग मतलब मोमेंटम वगैरह में भी पढ़े होंगे कि नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो उसी तरह नेट टॉर्क अगर 0 हो जा रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल या तो 180 डिग्री हो रहा है एक केस में और एक केस में 0 हो रहा है, यानी लाइक चार्जेस होंगे तो उस केस में 0 हो जा रहा है और अनलाइक चार्जेस है तो उस केस में 180 हो रहा है। तो दोनों ही केस में साइन थीटा का वैल्यू 0 होने वाला है। साइन थीटा का वैल्यू 0 यानी नेट टॉर्क 0 हो जाएगा इस पॉइंट के अलॉन्ग, जो सेंट्रल फोर्स जिस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस केस में नेट टॉर्क 0 हो गया, नेट टॉर्क 0 हो गया यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट इसका थर्ड प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। तो आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी थर्ड प्रॉपर्टी इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करने का क्या मतलब हुआ। अब जैसा कि हमारे पास अगर कोई दो चार्ज होता तो दो चार्ज पे तो हम आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक Q1 चार्ज है प्लस Q1 और ये एक Q2 चार्ज है। तो इस पे Q1 पे Q2 के कारण फोर्स जो लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, F/1 ड्यू टू 2 वेक्टर। लेकिन अब क्या होता है कि इस Q1 चार्ज को हम कहीं इस मतलब ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा चार्ज पहले से ही मौजूद हो, यानी ये Q2 भी हो, Q3 भी प्लस Q3 चार्ज यहाँ पे मौजूद हो, फिर यहाँ पे माइनस Q4 चार्ज भी मौजूद हो और यहाँ पे प्लस Q5 चार्ज मौजूद हो, मतलब बहुत सारा चार्ज मौजूद है। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो सबका नेट फोर्स वेक्टर जो होगा वो इन सभी छोटे छोटे वेक्टर्स जो छोटा फोर्स, इन सभी जो छोटा चार्ज मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे उनका नेट फोर्स समेशन होने वाला है। मतलब इस अगर Q4 के कारण देखें तो इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 वेक्टर। सिमिलरली Q3 के कारण देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। और उसी तरह इस Q2 के कारण तो ही गया, और इस Q5 के कारण भी देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा।
तो इस Q1 पे नेट फोर्स देखिए, यानी नेट फोर्स वेक्टर ऑन Q1 इज इक्वल्स टू बराबर होगा, अब इन जो ये जो छोटा छोटा फोर्स जो भी अप्लाई कर रहा है, मतलब ये सभी चार्ज के कारण जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है इनका समेसन, यानी F ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 वेक्टर प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 वेक्टर। और यही नहीं, और भी चार्ज अगर मौजूद होते तो उन सभी का समेसन हो जाता, यानी नेट फोर्स ऑन F नेट ऑन Q, अगर Q1 देखे या किसी भी Q चार्ज पे, तो समेसन ऑफ ऑल स्मॉल फोर्सेज हो जाता, मतलब FI इज इक्वल्स टू 1 to n अगर n चार्ज मौजूद हो तो ये हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी अगर किसी भी मतलब ऐसे जगह पे किसी टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा चार्ज पहले से मौजूद हो, तो उसमें नेट फोर्स जो होगा इन सभी फोर्स का वेक्टर होगा, उनका समेसन होने वाला है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। आई होप आपको आज का जो भी अभी इस वीडियो में मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वगैरह भी अगर कुछ है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हमें खुशी होगी जानकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।